नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। ये षष्ठी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th में पॉलिटी। पॉलिटी जो हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। टॉपिक का नाम हमारा है लोकतंत्र क्या, साथ ही साथ लोकतंत्र क्यों। तो हमको समझना है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंग्लिश शब्द है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द था हमारा, डेमोक्रेसिया, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया, इस डेमोक्रेसिया से मिलके डेमोक्रेसी बना है। डेमोक्रेसिया का अर्थ होता है, ये दो भागों में टूटता है, जिसको कहा जाता है एक डेमोस और दूसरा क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो अगर हम लोकतंत्र को कहें, लोकतंत्र डेमोक्रेसिया मतलब लोग और शासन। लोग और शासन कहने का मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी लोगों का शासन है। किसका शासन है? लोगों का शासन है। तो लोकतंत्र क्या है? अगर हम परिभाषाबद्ध इसको करें कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र की परिभाषा हमारी हो जाएगी, इसकी परिभाषा बनेगी, परिभाषा है, इसकी परिभाषा बनेगी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, लोग करते हैं। मतलब जो भी शासक होगा उसका चुनाव लोग करेंगे और लोगों द्वारा जो निर्वाचित आपकी सरकार होगी, सरकार बनेगी और सरकार ही लोगों के लिए कार्य करेगा। मतलब लोकतंत्र में सर्वोत्तम सत्ता, जो सर्वोच्च सत्ता होगी, वो लोगों के ही हाथ में होगी। वही डिसाइड करेगा कि हमारा मुखिया कौन होगा, हमारा नेता कौन होगा, हमारा प्रतिनिधित्वकर्ता कौन होगा। यह लोकतंत्र में लोग तय करते हैं। ठीक, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द है, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से मिला है। डेमोक्रेसिया डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन, लोगों का शासन। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे लोकतंत्र। ठीक, तो अब देखो, अब लोकतंत्र हमने जान लिया क्या है। अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो अगली हेडिंग हमारी होगी लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं। तो हमको लोकतंत्र की विशेषताओं को जानना है। तो लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की पहली विशेषता होती है, हमारी पहली विशेषता है लोकतंत्र की, कि प्रमुख फैसले जो होंगे लोकतंत्र में, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हो। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हो, के हाथ में हो। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमुख फैसले जो हो निर्वाचित नेताओं के हाथ में हो। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक कहानी है, एक घटना है आपका जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की घटना है और पाकिस्तान में क्या होता है, अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट हो जाता है। सैनिक तख्ता पलट। अब ये तख्ता पलट क्या है, हमको ये भी समझना है।
तख्ता पलट का मतलब हुआ कि यहाँ पर पहले लोकतंत्र था, यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती थी, लेकिन 1999 में सैनिक तख्ता पलट हुआ। सैनिक तख्ता पलट करने वाला जो व्यक्ति था वो था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। अब ये परवेज मुशर्रफ क्या था? ये एक सैनिक था या जनरल था। इसने क्या किया कि वहां का जो लोकतंत्र था, वहां पे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, उनको हटा के सैनिक शासन लागू करके स्वयं सत्ता पे काबिज हो गया या सत्ता पे अधिकार जमा लिया। और क्या किया कि सैनिक तख्ता पलट के बाद सन 2002 में किसने, इस परवेज मुशर्रफ में सन 2002 में एक आर्डर पास किया। आर्डर को कहा गया लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। अब ये आर्डर क्या था? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो था, ये एक आर्डर निकाला और इसके जरिए क्या किया, संविधान को बदल दिया। संविधान कहाँ का? भारत का संविधान नहीं, इसने पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। संविधान को बदल दिया। अब संविधान में बदलाव क्या किया? बदलाव इसने किया कि जो राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय एवं प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के द्वारा परवेज मुशर्रफ में सन 2002 में एक क्या कहते हैं, संविधान को बदलता है, संविधान संशोधन करता है और उसमें क्या करता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। ये उसमें क्या किया, इसने जोड़ दिया। अब जब ये जोड़ दिया तो यहाँ पाकिस्तान में हो तो रहा था, चुनाव तो हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि चुनाव के बाद भी अंतिम फैसला, जो अंतिम फैसले ने लेना था, अंतिम फैसला वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में रह गया था। यानी कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो राष्ट्रपति लेगा। तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सत्ता हो गई, वही कर्ता धर्ता हो गया, वो जो ऑर्डर देगा वही पास होगा, अंतिम निर्णय लेना राष्ट्रपति के हाथ में हो गया। ठीक, तो अगर हम देखें, कहा जा रहा है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर सर्वोच्च जो सत्ता है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ गई। चुनी हुई सरकार जो थी, सरकार पे कब्जा क्या कहते हैं, कर लिया सैनिक तख्ता पलट करके, सैनिक अधिकारियों ने कब्जा कर लिया, तो लोकतंत्र की सरकार जो थी वो खत्म हो गई। तो यानी कि अगर हम कहें इसका निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होनी चाहिए वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के ही हाथ में होनी चाहिए। ठीक, तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी कि जो भी निर्णय लिया जाए वो लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे वही क्या कहते हैं, अंतिम निर्णय लेंगे और कार्य करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से लोकतंत्र की पहली विशेषता हुई कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में ही हो। इस तरीके से पहली विशेषता को हमने जाना। अब दूसरी विशेषता हम जानेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो हमारे लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है हमारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ठीक, जो चुनावी मुकाबला होना चाहिए वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दोनों होना चाहिए। अब एक नई घटना घटित होती है, वो है चीन की घटना। कहाँ की घटना है? चीन की। चीन की क्या है? चीन की संसद थी। चीन की संसद का नाम है
कावांगुओ रेममिन दाइवियायो, थोड़ा अटपटा नाम है, बस नाम है इतना याद रखेंगे हम लोग बस, दाहुई, ठीक, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनसंघ या राष्ट्रीय जन संसद, ठीक, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय जन संसद, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी संसद को, इसी को हम कहते हैं नेशनल, इसका दूसरा नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, मतलब जो ये चीन की संसद है उसी का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक। देखो ये जो संसद है, इस संसद के पास एक अधिकार है, ये क्या करती है, राष्ट्रपति, चीन में जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो करेगा वो यही संसद करेगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति का अधिकार इसके पास है, किसके पास, चीन की संसद। चीन की संसद का क्या नाम है, उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या कहें राष्ट्रीय जन संसद, ठीक है। कवांगू रेममिन दाइवियाओ दाहुई, इसका ये चीनी नाम है, ठीक, जिसको आम भाषा में राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। देखो अब चीन में क्या है, चीन में एक चलता है कि चीन में जो भी होगा, मतलब चीन में सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ सकती है, एक ही पार्टी, एक विशेषाधिकार है कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, और वो जो पार्टी है वो पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। अब जब एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी तो एक ही पार्टी चुनाव जीतेगी, और सदा इसी ही पार्टी की क्या होती है कि सरकार जो बनेगी वो सदा इसी ही पार्टी की बनेगी, सरकार हमेशा इसी की बनेगी, इसी की, किसकी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। जब एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी का चुनाव होगा, एक पार्टी हिस्सा लेगी तो वही पार्टी क्या करेगी, चुनाव जीतेगी और सरकार भी इसी की बनेगी। तो ये कहां से हुआ कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र का दूसरी विशेषता थी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला हो ही नहीं रहा है, क्योंकि स्वतंत्र तो हो ही नहीं रहा है। स्वतंत्र का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति चाहे, कोई भी पार्टी चाहे वह चुनाव लड़ सकती है, लेकिन चीन में क्या हो रहा है, एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, और वहां की जो संसद है उसी के पास एक विशेषाधिकार है, वही राष्ट्रपति को चुनेगी और साथ ही साथ उसी पार्टी का राष्ट्रपति चुना जाएगा और वही पार्टी तय करेगी कि हमारा राष्ट्रपति कौन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम लिख सकते हैं, निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि जो लोकतंत्र होना चाहिए वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार एवं जीत के समान अवसर हों, ठीक। तो हम लिखेंगे कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हों, ठीक। ऐसा ना हो कि चीन की तरह एक ही पार्टी चुनाव लड़े और एक ही पार्टी की सरकार बने। तो लोकतंत्र में समान अवसर सबके लिए होना चाहिए, जिसकी इच्छा हो वो चुनाव लड़ सके, जिसकी इच्छा हो वो सरकार बनाए, लोग जिसको पसंद करेंगे उसी की सरकार बनेगी। तो ये हार जीत के और चुनाव लड़ने के सभी के समान अवसर होने चाहिए, ठीक। तो दूसरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा जो आपका है, तीसरी विशेषता कहती है कि एक व्यक्ति एक वोट
और 1 मोल। 1 मोल। अब इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति अगर है तो उस व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का जो मोल होना चाहिए, जो कीमत होनी चाहिए, वो समान होना चाहिए। ठीक। अब देखो, अब क्या है कि अगर इसकी बात करें तो एक सऊदी अरब, आप नाम सुने होंगे, अरब कंट्री है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में क्या है कि 2015 में, जहां हम आज बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, 2015 में वहां पर, कहां पर, सऊदी अरब में 2015 में वोट का अधिकार दिया गया महिलाओं को। 2015 में वोट का अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। इससे पहले वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार ही नहीं दिया गया था। तो वोट का अधिकार सऊदी अरब में 2015 में प्राप्त हुआ। ठीक। दूसरा एक था हमारा, एक देश है फिजी। ठीक। अब ये फिजी में क्या हो रहा था, 2 तरीके के निवासी वहां रह रहे थे। अब वहां पे निवासी मतलब जो वहां के मूल निवासी थे। कौन थे? जो वहां के मूलवासी थे, मूलवासी। और दूसरे थे भारतीय मूल के निवासी, भारतीय मूल के निवासी। 2 तरीके के लोग रहे थे। एक तो वहीं जन्मे थे जो मूलतः फिजी के निवासी थे, दूसरा फिजी के निवासी थे लेकिन वो भारत से आए थे तो वो भारतीय मूल के निवासी हुए। अब भारतीय मूल के निवासी जो वहां रह रहे थे, जो यहाँ पे फिजी के निवासी थे, इनके वोट का महत्व ज्यादा था। मतलब जो फिजी के लोग थे उनका वोट की कीमत जो थी वो ज्यादा थी और भारतीय मूल के निवासियों की वोट की कीमत कम थी। तो यहाँ जो लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है, ये कहाँ पे सत्य होती है? तीसरी विशेषता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट एक वोट होना चाहिए और उसका मोल समान होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर भारतीय निवासी के लिए भेदभाव हो रहा था उनके साथ। उनके वोट का जो मूल्य था वो कम था और वहां के मूलवासी जो थे उनके वोट का मूल्य ज्यादा था। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं निष्कर्षता, हमारा निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, मतलब जो व्यक्ति वोट देने के लायक हो गया है, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और वोट का एक समान मूल्य भी होना चाहिए। ठीक। तो हम लिखेंगे लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारी तीसरी विशेषता हुई कि हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति है तो एक वोट होना चाहिए और एक वोट है तो उसका मूल्य भी जो होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी तीसरी विशेषता संपन्न हुई। अब हम चौथी विशेषता पे आएंगे। हमारी चौथी विशेषता है जो हमारा कानून होना चाहिए। लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए, साथ ही साथ जो अधिकार होने चाहिए, लोगों को जो भी अधिकार प्राप्त हो उन अधिकारों का आदर होना चाहिए। तो हमारा इस तरीके से चौथा विशेषता बनेगी कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। हमारी चौथी विशेषता है कि कानून का राज, चौथी विशेषता कि कानून का राज और अधिकारों का आदर, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हुआ कि कानून का राज होना चाहिए और उसका आदर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, कोई एक लोकतांत्रिक सरकार है तो उस लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक, जो संविधान द्वारा कानून हो और नागरिकों के अधिकार द्वारा जो सीमा रेखा खींची गई हो उसी के अनुसार सरकार काम करे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करे।
ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा चौथी विशेषता कि कानून का राज हो और साथ ही साथ अधिकारों का आदर होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने लोकतंत्र की विशेषताओं पे बात की। लोकतंत्र की विशेषताएं जो थी, पहला हमारा जो था, पहली विशेषता है कि जो पहली विशेषता में हमने जाना कि लोकतंत्र जो भी हो वहां पे प्रत्येक व्यक्ति, जो वहां के लोग होंगे, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो और उनका जो प्रतिनिधित्व करता हो वही उन प्रमुख फैसले उनके लिए ले। दूसरा क्या कहता है कि दूसरा जो होना चाहिए वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। तीसरा जो विशेषता है लोकतंत्र की वो है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होना चाहिए। चौथी हमारी विशेषता है कि कानून का राज होना चाहिए, साथ ही साथ उनके अधिकारों का आदर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। तो हमने आज जान लिया कि लोकतंत्र क्या है, साथ ही साथ लोकतंत्र की विशेषताओं पे हमने बात की। आगे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र के कुछ खिलाफ तर्क होंगे और लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क होंगे, उन पे हम प्रकाश डालेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर कुछ कमी लगती है या अच्छा ना लगे तो कमेंट में आप अवश्य करें, बताएंगे। जो भी है, अच्छा लगे बुरा लगे, अपनी राय अवश्य देंगे। ठीक, तो दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।